हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तानी ने की पीएम मोदी जी से अपील, कहा हमको भी गोद ले लीजिए, आपका मुल्क दुनिया पर कर रहा है राज, हमें भी अपने देश में बुला लीजिए। बताएंगे दोस्तों अब पाकिस्तानियों ने मिलकर पहले तो मोदी है मुमकिन है के नारे लगाए और अब पीएम मोदी जी हमें गोद ले लीजिए जैसी बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद राजनाथ सिंह बनेंगे प्रधानमंत्री। बताएंगे किसने ये बयान दिया है, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां योगी आदित्यनाथ जी को मिली जान से मारने की धमकी, 112 पर आया मैसेज की जल्द ही सीएम को मार दूंगा। सारी जानकारी बताएंगे, इसलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तानी ब्लॉगर की पीएम मोदी जी से अपील, कहा हमको भी गोद ले लीजिए मोदी जी, आपका मुल्क दुनिया पर कर रहा राज, बता दें बख्श दो यार कश्मीरियों को, वो ऐसे मुल्क के साथ जुड़े हैं जो दुनिया पर राज कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया पर उसका दबदबा है। वो मुल्क कारोबार की बात कर रहा है, IT की बात कर रहा है, प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है। हमारी कौम क्या कर रही है, ये शब्द दोस्तों पाकिस्तानी ब्लॉगर और बिजनेसमैन के हैं। जी हाँ, इसने पीएम मोदी जी से गुहार लगाई है कि पाकिस्तान को भी गोद ले लो। पाकिस्तान की हालात बेहद नाजुक है, जब से यहाँ पर बाढ़ आई मुल्क दोबारा नहीं उबर पाया, विदेशी मुल्कों ने भी हाथ खींच लिए। अब एक शख्स प्रधानमंत्री मोदी जी से कह रहा है कि पाकिस्तान को भी भारत में ही विलय करा लो। हमारी कौम बिरयानी के स्वाद में खोई हुई है, हमारी कौम सोच रही है कि बिरयानी का स्वाद कैसे बढ़ाया जाए, कबाब का टेस्ट कैसे बढ़ाया जाए। ये शख्स पीएम मोदी से अपील कर रहा है कि हमको अपनी तरफ मिला लीजिए ताकि हमको भी बेहतर इकोनॉमी, भारतीय पासपोर्ट का लाभ मिल सके। दरअसल कुछ दिन पहले आतंकियों ने पुंछ में हमला किया था, इसका लिंक पाकिस्तान से जुड़ा था। इसी कारण ये ब्लॉगर पाकिस्तान से कश्मीरियों पर जुल्म ना करने की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ कई मुल्कों के आगे कटोरा फैला चुके हैं, मगर कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान जिनको अपना सगा मानता था उन्होंने भी अब साथ नहीं दिया। तुर्की और सऊदी अरेबिया ने भी साथ नहीं दिया। महंगाई साथ है वे आसमान में पहुंच गई है। और ऐसे में इस ब्लॉगर का ही नहीं माने तो पूरा पाकिस्तान की कौम अब भारत की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है। और पीएम मोदी जी से मानो कि ये मिलकर कह रही हो कि मोदी जी हमसे जो पाप हुए हमको क्षमा करना और हमें भी अच्छी जिंदगी दे दो। बहरहाल दोस्तों, अब पाकिस्तान की जनता को भी पता चल चुका है कि पाकिस्तानी सरकार, शहबाज शरीफ के हाथ में भी अब कुछ नहीं है, वो भी अब पाकिस्तान को नहीं बचा सकता। और एकमात्र अब उपाय है पीएम मोदी, और इसीलिए अब लगातार मोदी जी से भी रिक्वेस्ट की जा रही है। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पर जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और जो भी लोग ये मानते हैं कि ऐसा तो होना ही था, तो वो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को जितना ज्यादा उसका शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक पर बात करते हैं एक और खबर की, जहां राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री के सीरियस उम्मीदवार सत्यपाल मलिक ने कहा उनके भाग्य में होगा तो वो जरूर प्रधानमंत्री ही बनेंगे। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री पद का सीरियस उम्मीदवार बताते हुए कहा है कि अगर उनके भाग्य में है तो वो प्रधानमंत्री अवश्य बनेंगे। मलिक ने यह भी कहा कि उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले का मुद्दा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दिन भी उठाया था और बाद में भी उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह किसानों का भी मुद्दा उन्होंने समय समय पर उठाया है। उल्लेखनीय है कि मलिक ने हाल ही में एक साक्षात्कार में पुलवामा हमले के बारे में कहा था कि ये केंद्र सरकार की विफलता थी। उनके यानी मलिक के इस बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सवाल किया था कि जब मलिक राज्यपाल थे तब उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा था। मलिक ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में पूछे जाने पर सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि मैं उनके बारे में कैसे टिप्पणी कर सकता हूं, वो प्रधानमंत्री पद के सीरियस उम्मीदवार हैं और उनके भाग्य में होगा तो वो प्रधानमंत्री अवश्य बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी समूह से जुड़े मुद्दे पर कुछ नहीं बोला है जिससे उन्हें नुकसान होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पुलवामा मुद्दे पर भी बोलना चाहिए और अगर कोई जांच हुई तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब ऐसे में सत्यपाल मलिक के इस बयान को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है? लेकिन पुलवामा हमले पर जो इन्होंने बयान दिया है, जिसके बाद हमारी भारतीय सेनाओं ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया था, बहरहाल उसके बावजूद भी सवाल उठाए जा रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार पर। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ पीएम मोदी के बाद क्या राजनाथ सिंह बनेंगे प्रधानमंत्री? सत्यपाल मलिक के इस बयान को आप लोग कैसे देखते हैं बताइएगा जरूर। चलते हैं एक और खबर की तरफ।
जहां अमेरिकी सांसद ने भारत को लेकर दे दिया बहुत बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन को सबसे बड़ी सैन्य चुनौती मानते हैं भारतीय। जी हां, अमेरिका के भारतीय मूल के सांसद रॉ खन्ना ने कहा है कि भारतीय अब पाकिस्तान को नहीं बल्कि चीन को सबसे बड़ी सैन्य चुनौती मानते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को चीन के साथ अपने रिश्तों को फिर से संतुलित करने की आवश्यकता है। बता दें दोस्तों कि मई 2020 से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई भिड़ंत के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव बना हुआ है। भारत और चीन 17 राउंड की शीर्ष कमांडर स्तर की बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अभी भी दोनों देशों में तनाव बना हुआ है। भारत साफ कर चुका है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी तब तक दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं हो सकते। प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हूवर इंस्टीट्यूट में विदेश नीति पर दिए अपने संबोधन में रॉ खन्ना ने कहा कि आज हमें चीन के साथ अपने रिश्तों को फिर से बैलेंस्ड करने की आवश्यकता है, संतुलित करने की जरूरत है। हमें इससे और एशिया में हमारे सहयोगियों को मिल रही चुनौती को लेकर स्पष्टता आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कूटनीति और नेतृत्व की बदौलत 21वीं सदी 20वीं सदी की तुलना में कम हिंसाग्रस्त होगी। रॉ खन्ना ने कहा कि चीन एशिया में आधिपत्य जमा रहा है और सीमा विवाद को लेकर भारत को धमका रहा है, तो अन्य देशों के साथ भी जूनियर सहयोगियों जैसा व्यवहार कर रहा है। रॉ खन्ना ने कहा कि अमेरिका को भारत और अन्य एशियाई सहयोगी देशों के साथ संबंध मजबूत करने की आवश्यकता है। ऐसे में उनका जो ये बयान है दोस्तों कि पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है सबसे बड़ी सैन्य चुनौती भारतीयों की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को फिर एक बार कश्मीर मुद्दे पर लगाई फटकार। कहा बेकार टिप्पणियों का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। जी हां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने के बाद उसे जमकर फटकार लगाई। कंबोज ने दृढ़ता के साथ कहा कि वो ऐसी बेकार टिप्पणियों का जवाब देकर परिषद का समय बर्बाद नहीं करेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों को कायम रखते हुए प्रभावी बहुपक्षवाद विषय पर चर्चा के दौरान कंबोज ने पाकिस्तान की टिप्पणियों पर कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं उन टिप्पणियों का जवाब देकर इस परिषद का समय बर्बाद नहीं करूंगी। पाकिस्तान लगातार संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों पर कश्मीर के मुद्दे को उठाता है, भले ही बैठकों में एजेंडा और चर्चा का विषय कुछ और हो। 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान रद्द कर भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। वाकई में दोस्तों रुचिरा कंबोज ने जो बातें कही हैं उसको आप उनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। वो इस तरह है कि पाकिस्तान चाहे जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे किसी भी तरीके का महामारी का मुद्दा हो, लेकिन पाकिस्तान की जब बारी आती है तो मात्र एक ही चीज और एक ही एजेंडा चलाता है और वो है कश्मीर, जो कि उसको कभी जिंदगी में हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत क्लियर कह चुका है कि वो मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये भारत का भी हिस्सा था, है और आगे रहेगा। और अब रुचिरा कंबोज ने क्लियर कह दिया है कि हम बेफुजिल के इस मुद्दे पर बयान देकर समय बर्बाद नहीं करना चाहते और अब पाकिस्तान बार बार कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है। दोस्तों ऐसे में भागो भागो भेड़िया आया वाली स्थिति होती नजर आ रही है और अब भारत भी जान चुका है कि इन बातों का जवाब देकर कोई फायदा नहीं। बात करें एक और खबर की, जहां दिग्गज निवेशकों का बड़ा बयान। कहा अमेरिका में मंदी तो भारत में है, मोदी बनने वाला है नया रिकॉर्ड। जी हां, बैंकिंग संकट ने अमेरिका में आर्थिक मंदी की आशंका को बढ़ा दिया है। जानकारों का मानना है कि अगर मंदी ने अमेरिका को हिट किया तो फिर पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिलेगा। इस बीच स्टॉक मार्केट का दिग्गज निवेशक विजय केडिया का मानना है कि घरेलू इक्विटी बाजार पर अपने आशावादी दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए सरकार का बुनियादी ढांचे पर जोर, जीएसटी और पीएलआई योजनाओं का पॉजिटिव असर देश की इकोनॉमी पर देखने को मिला है। विजय केडिया ने भारतीय इकोनॉमी को लेकर ये बात ऐसे समय में कही है जब अमेरिका समेत विकसित बाजारों में मंदी की बातें हो रही हैं। केडिया ने कहा कि अगर अमेरिका में मंदी है तो इस स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास मोदी के नेतृत्व वाली व्यवहारिक नीतियां हैं। यही कारण है कि वैश्विक बाजारों में चल रही अनिश्चितताओं के बावजूद बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई लेवल से महज 5 से 6% दूर है। जी हां, साथ ही साथ अंतिम खबर बता दे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जी को मिली जान से मारने की धमकी। 112 पर आया मैसेज, कहा जल्द ही सीएम को मार दूंगा। बता दें उसके बाद इसको पकड़ भी लिया गया है। बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद लखनऊ में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में कानपुर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। कानपुर पुलिस ने बाबूपुरवा इलाके से आमीन नाम के युवक को गिरफ्तार किया है।
है। आरोपी ने 112 पर मैसेज करके सीएम योगी आदित्यनाथ जी को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। कानपुर पुलिस के जॉइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि युवक अपनी गर्लफ्रेंड के पिता को किसी कारण से फंसाना चाहता था, जिसके लिए 2 दिन पहले उसने उसका मोबाइल चोरी किया और फिर उसी मोबाइल फोन से धमकी भरा मैसेज भेज डाला। जांच के आधार पर जब कानपुर पुलिस ने मोबाइल फोन के मालिक से पूछताछ की तो पता चला कि उसका फोन ही चोरी हो गया था 2 दिन पहले। और अब दोस्तों, जिसने फोन चुराया था उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बहरहाल इस मामले की जांच की जा रही है। ऐसे में लॉन्ग लिव योगी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सबके लिए बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।